हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना दोस्त गौरव। अपनी जो जीके की सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का दूसरा चैप्टर लाया हूँ। पिछले चैप्टर में हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट किया था। इस चैप्टर में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो नेशनल जीके के जितने भी क्वेश्चन नदियों से या अन्य टॉपिकों से बनते हैं, तो हम धीरे धीरे सभी टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ और अपनी तैयारी को बनाए रखें। चाहे आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एचएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों। और साथ ही में मैंने मैथ की भी क्लासेस बनाई हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दिया है। तो कृपया आप भी उनको उनको भी देखें और अपनी मैथ की तैयारी को भी अच्छी बनाएं। तो आइए बिना समय वेस्ट करे हम अपना जो आज का चैप्टर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उसको स्टार्ट करते हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र में पढ़ा था कि जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर के पास जो चेमायुद्रुंग ग्लेशियर है, यहाँ मैंने आपको कुछ चित्र पहले बना दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यानी मानसरोवर हमारी झील है, जो उसके पास एक ग्लेशियर था चेमायुद्रुंग ग्लेशियर। चेमायुद्रुंग ग्लेशियर का जो ऊपरी हिस्सा था उसको बोखरचू कहा जाता था, जहाँ से सिंधु नदी निकली। लेकिन इसी ग्लेशियर का जो निचले हिस्सा है इसको एंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। एंगसी ग्लेशियर है, कभी कभी एंगली ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसी ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है और इस जलधारा को नाम दिया जाता है तिब्बत में सांगपो, क्योंकि ये कैलाश श्रेणी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी सारी ही तिब्बत में पड़ती है, तो वहाँ इसको सांगपो कहा जाता है। उसके बाद जब ये जलधारा आगे बहती है, आगे ये पूर्व की तरफ बहती है, तो ऊपर तिब्बत है, तिब्बत की राजधानी है लहासा। वहाँ से लहासा नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपर की तरफ से गिरने वाली सबसे पहली सहायक नदी बनती है लहासा नदी। उसके बाद लहासा नदी को साथ लेते हुए ये नदी आगे चलती है। आगे चलने के बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ही तिब्बत में से एक और नदी निकलती है और उस नदी को नाम दिया जाता है दिबांग, दिबांग नदी। और ये दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी में अपना जल गिराती है। तो यहाँ इसकी दो सहायक नदी हो गई। आगे चलकर आपको ये पर्वत सा दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये बॉक्स पर्वत टाइप में बनाया है। इसका नाम है नामचा बारवा, नामचा बारवा। ये जो अपना पूर्वी हिमालय है उसका सबसे ऊंचा शिखर है पूर्वी हिमालय का। और इसमें एक जो पास बनाया है, ये कुछ गहरा किया है, ये दर आपको दिख रहा है, इसको यांग दाब दर्रा कहा जाता है। यांग दाब दर्रा, जहाँ से जो सांगपो नदी है वो लहासा दिबांग को साथ लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा में यांग दाब दर्रे से होते हुए अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है। भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है दिहांग। यानी सांगपो जब मानसरोवर से निकली, यानी चेमायुद्रुंग ग्लेशियर से निकली, सांगपो कहा गया तिब्बत में। उसके बाद इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा गया। दिहांग में फिर यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग जो नदी है उसी में एक पूर्व से जयलालछू नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकलती है लोहिते नदी, जिसको ब्लड रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें आयरन ऑक्साइड के कुछ तत्व पाए जाते हैं और ये लाल रंग की नदी दिखती है, इसलिए इसको ब्लड रिवर कहा जाता है। ये लोहित नदी इसमें अरुणाचल प्रदेश में दिहांग में मिल जाती है। तो यहाँ इसका जो अरुणाचल प्रदेश में तीन नदियों का समागम हो गया है, दिबांग का, दिहांग का और लोहित नदी का। यानी जो तीनों नदियाँ हैं दिबांग प्लस दिहांग प्लस लोहित नदी, ये तीनों नदी मिलकर जब ये असम की सीमा पर आते हैं तो असम में प्रवेश करते हैं। असम में प्रवेश करते ही इस नदी को पहली बार ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यानी इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। आगे चलकर यही नदी आगे चलती है। आगे चलने के बाद सिक्किम और भूटान से दो नदी इसमें समाहित होती हैं।
भूटान से जो नदी आती है इसको वांगचू नदी कहा जाता है, और असम में जाकर इस नदी को वांगचू को ही रैदाक कहा जाता है। सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है, जो सिक्किम की चौलामू झील है, ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झील, वहां से तीस्ता नदी निकलती है जिसको लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। ये सिक्किम से निकलकर ये भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद जब ये नदी आगे बहती है असम में ही, तो एक बड़ी चट्टान इसके सामने आती है, तो ये नदी उसके दोनों तरफ से, यानी उसको चारों तरफ से घेरते हुए पानी आगे प्रवाहित कर देती है, और बीच में एक स्थल भाग उभरा हुआ दिखाई देता है जिसको द्वीप कहा जाता है, क्योंकि द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और इसका नाम है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा हुआ तैरता हुआ द्वीप है, माजुली द्वीप। फिर उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद एक छोटी चट्टान आती है, उसको भी ऐसे ही पार करती है, और इसको नाम दिया जाता है पिकॉक द्वीप। इसको उमानंदा द्वीप भी कहा जाता है, उमानंदा द्वीप। फिर ये नदी इस चट्टान को पार करके आगे बढ़ती है, आगे धुबरी पट्टी आती है। धुबरी पट्टी जो असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, वहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसी नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो गया। उसके बाद ये नदी आगे चलती है और बांग्लादेश को पार करते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। इसी नदी का समागम एक मेघना भी बनती है, लेकिन वो गंगा के साथ होता है। ये नदी इधर कट जाती है, उसको मेघना कहा जाता है। गंगा के साथ ये मिलकर दोनों नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती हैं। फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसको हम जब गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो आइए एक बार जल्दी जल्दी दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मानसरोवर झील है, उसके पास चेमायुद्रंग ग्लेशियर का निचली हिस्सा एंग्सी ग्लेशियर, वहाँ से नदी निकली सांगपो, और तिब्बत की राजधानी लहासा से लहासा नदी निकलकर सांगपो में मिल जाती है। उसके बाद ये जलधारा जो सांगपो नदी वो आगे चलती है, आगे चलकर तिब्बत से ही दिबांग नदी निकलकर सांगपो में मिल जाती है, यानी सांगपो अभी ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नामचा बारवा एक पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची, वहाँ यांगदाब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और इसको दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर जयलाल छू ग्लेशियर से लोहिते नदी ब्लड रिवर इसमें मिल जाती है। फिर तीनों नदियों का समागम दिबांग, दिहांग और लोहिते नदी, इन तीनों का समागम बनता है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर असम में ही भूटान से वांगचू नदी निकलकर इसमें मिल जाती है, और जब ये असम में मिलती है तो इस वांगचू नदी को रेदाक कहा जाता है। उसके बाद सिक्किम से तीस्ता नदी जो लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम होती है, वो निकलकर असम में ही इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र इसका पहला नाम असम में ही पड़ता है। उसके बाद माजुली द्वीप का निर्माण करती है, उसके बाद पिकॉक द्वीप या उमानंदा द्वीप का निर्माण करती है, और धुबरी पट्टी से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना पड़ता है, और ये बांग्लादेश को पार करते हुए डेल्टा बनाते हुए आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आप आज आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिनके नदी का चैप्टर क्लियर नहीं है, ताकि वो अपने इस चैप्टर को क्लियर कर सकें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, अपने नई जीके की वीडियो में। ये ध्यान रहे, मैं जीके और मैथ की 2 सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी हैं, दोनों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैथ की भी हरियाणा सीईटी प्लस एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगा, और जीके की भी मैं नेशनल जीके की कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगा। अभी हमने सिर्फ एक ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट किया है जिसमें भारत की मुख्य नदियां हैं, उसके साथ साथ फिर हम पॉलिटी का भी, हिस्ट्री का भी, इकोनॉमी का भी, ऐसे सारे पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है उसको पहुँचाएँ। धन्यवाद।